नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पत्रिका उत्तर प्रदेश। इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं इनका नाम है डॉक्टर लक्ष्मण यादव। इनका मैं परिचय बताऊं, ये पेशे से प्रोफेसर हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग 14 सालों तक इन्होंने हिंदी विभाग में बच्चों को पढ़ाया है। असिस्टेंट प्रोफेसर है इसमें। पिछले साल एक खबर काफ़ी वायरल हुई और आपके समर्थन में बच्चे प्रोटेस्ट करने लगे कि इनको दिल्ली विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया। तो जाने माने जो बुद्धिजीवी वर्ग थे उन्होंने इसका विरोध किया अनऑफिशियली। ऑफिशियली शायद वो नहीं कर पाते अलग अलग वजहों से। इनको आपने सोशल मीडिया पर काफ़ी देखा होगा, अलग अलग वीडियो रील के माध्यम से अपनी बातों को रखते हुए ये आपको दिख जाएंगे गए बगैर। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद पत्रिका उत्तर प्रदेश के सभी एकेडमिक्स के बाद अब राजनीति में जो आपका पदार्पण हुआ है जागरूक करने का, वहाँ बच्चों को जागरूक करते थे पढ़ाई के माध्यम से, यहाँ पर जनता को जागरूक कर रहे हैं। तो दोनों को रोल में कितना डिफरेंस देखते हैं आप? सबसे बहुत शुक्रिया। ये चूँकि जब भी बात होती है तो मेरे एकेडमिक करियर से जुड़ ही जाती है और वो रहा भी ऐसा। मतलब निजी तौर पर अगर आज भी आप मुझसे पूछें तो दिल के ख्वाहिश यही है, करियर का एक सपना यही है कि मैं अपनी कक्षाओं में होता, पढ़ाने के लिए, एक प्रोफेसर बने रहने के लिए मैंने बहुत सारे विकल्प छोड़ दिए। यूपीएससी छोड़ दी और बाकी सारे विकल्प की तरफ सोचा नहीं, क्योंकि क्लासरूम मेरे लिए एक ऐसी जगह थी जहाँ सिखाने के साथ साथ बहुत कुछ सीखने का मौका था। जो हम आज हैं वो एकेडमिया ने हमें बनाया। तो अचानक से जब कोई आपका सपना छीन ले, और वो भी छीन ले, मतलब इस बात पे मैं जोर दे रहा हूँ, क्योंकि पैसा लेके नौकरी दो, भाई भतीजा, साली साला, बेटा बेटी सब एक तरफ से नौकरी लेते रहो, विचारधारा देख के नौकरी लेते रहो। हाईली करप्ट पूरा एकेडमिया बन चुका है। ऐसे में आप केवल एक शख्स को इसलिए निकाल दो कि वो आपके मुताबिक नहीं है, आपकी सरकार से सवाल करता है, आपके ऊपर विचारधारा के से सहमत नहीं है, वो उससे असहमत है। विश्वविद्यालय असहमति की भी जगह होती है। विश्वविद्यालय ऐसे होने चाहिए जहाँ सब तरह के लोग हैं। ये जो हुआ ये गलत हुआ। इसलिए आपने ठीक कहा कि मेरे कॉलेज में विद्यार्थियों ने भी विरोध किया इस बात का, पूरे देश के लोगों ने विरोध किया, हज़ारों जगह पे आंदोलन हुए। लेकिन अब क्या कर सकते हैं? सांसद निकाल दिए जा रहे हैं सदन से, शिक्षक निकाल दिए जा रहे हैं क्लासरूम से, पत्रकार जो रीड वाले हैं उनके ऊपर दबाव है, बहुत तरह की चीज़ें। तो देश में ये बदलाव आ रहा है। अब रही बात इस बात की कि अभी क्या कर रहे हैं, अभी ऐसा कुछ है नहीं। समाज के लिए एक बौद्धिक हस्तक्षेप, विचारधारा को लेकर के जो काम, चुनाव आ गया तो केवल एक सूत्र हमने पकड़ा कि मान लीजिए संविधान ही नहीं बचेगा और चीज़ें नहीं रहेंगी, और जो सरकार ये सब कर रही है अगर उसको हम हटाएंगे नहीं तो हमारी नागरिक होने की जिम्मेदारी कमज़ोर होगी। तो फिलहाल मैं वही काम कर रहा हूँ और खुल करके इन तमाम नीतियों का विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ाव, जो इंक्लिनेशन था टुवर्ड्स सपा और ये आइडियोलॉजी के साथ, तो ये आपको अखिलेश यादव के नज़दीक कहाँ से ले आया, कैसे ले आया? असल में आज से तकरीबन 5 साल के आसपास पहले की बात होगी, जब वो सत्ता में नहीं रहे। जब तक वो सत्ता में रहे हम लोग कहीं और थे, मतलब अपने काम में बिजी थे, अपनी चीज़ों में। 2014 की बात होगी, यूपीएससी के बीच एक आंदोलन हुआ करता था, सी सेट, हाँ, हिंदी मीडियम, मुखर्जी नगर में हुआ था। और वो हम उस आंदोलन के 2 केंद्र में हुआ करते थे। निरोत्पल भी हमारे मित्र, उस आंदोलन में हम लोग साथी थे। और नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद पहला आंदोलन था। तब से एक जुनून, एक सामाजिक बोध, गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत तब से मिली। फिर उसके बाद धीरे धीरे विचारधारा से एक जुड़ाव बना कि संविधान की बात करना, सामाजिक न्याय की बात करना, ये आइडिया ऑफ इंडिया की बात करना है। ये है तो सबके लिए हो, ये ज़िद हमारी है, बस इसी बात पे दुनिया से जंग जारी है। तो सबके लिए हो, सब बराबरी से रहें, गैर बराबरी ख़त्म हो, जाति के नाम पर गैर बराबरी, मजहब के नाम पर, भाषा के नाम पर ना हो। इस विचार को, सामाजिक न्याय के विचार को जीने लगे, इस पर बात करने लगे, लिखने लगे, पढ़ने लगे और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। क्योंकि प्रोफेसर थे तो बोलना एक हमारे जीवन का एक हिस्सा था। लोग सुनने लगे
तो हम बोलते गए, लोग सुनते गए। एक दिन ऐसा आया कि देश भर में आज की तारीख में ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जहां मुझे बोलने के लिए बुलाया ना हो, सम्मान न दिया हो। उस बीच में सामाजिक रिश्ते भी बने, राजनीतिक रिश्ते भी बने। तो वो दल जो संविधान को अपने करीब देखते हैं, जिनका जुड़ाव सामाजिक न्याय से ज़्यादा है, उनसे अपने आप एक रिश्ता बन जाता है, क्योंकि आप भी वही लड़ाई लड़ रहे होते हैं। आप सामाजिक और सांस्कृतिक लड़ाई लड़ते हैं, वो राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे होते हैं। तो इसी बीच में पिछले 5 साल से अखिलेश यादव जी, या एक ज़माने तक हम लोग बस बहुजन समाज पार्टी, पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं, आज की तारीख में अगर आप टेक्निकली मुझसे पूछें तो मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन विचारधारा का रिश्ता मेरा है। और अभी मैं इंडिया गठबंधन के लोगों को ये देखता हूँ कि जब वो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, वो नौजवानों की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, अग्निवीर पर बात कर रहे हैं, पूरे देश में संवैधानिक संस्थाओं की जो हत्या और दमन हो रहा है उसको बचाने की बात कर रहे हैं। मुझे लगा जो मैं बात कर रहा हूँ वही वो भी बात कर रहे हैं, तो हम दोनों एक क्यों नहीं? तो वो एक रिश्ता है, वो अखिलेश यादव से है। सोशल मीडिया पर आपकी एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, और जब भी आपका कोई वीडियो हम लोग देखते हैं, जो आपके भाषण होते हैं काफ़ी जोशीले और तेवर में होते हैं, तो वो यूथ को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। मैं पार्टी की इतर बात कर रहा हूँ, हाँ, चाहे वो यूथ किसी भी पार्टी का समर्थक रहा हो, किसी भी आइडियोलॉजी का समर्थक हो, लेकिन आपके बातचीत करने और बात रखने के तरीके को पसंद करता है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ अपने भाषण में, चाहे जिस भी तेवर में बोलूँ। बहुत रोता भी नहीं मैं अपने भाषणों में, कभी नहीं रोया, और न झूठ बोला और न मिमिक्री की। अब बोलने के लिए अलग से कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ कि जो बात हम कहते हैं ना, कई बार स्वाभाविक रूप से उस बात की अभिव्यक्ति जो है वो उसी तेवर में हो जाती है। कोई आपका सब कुछ लूट रहा हो, आपके साथ अन्याय हो रहा हो, आप सतरंगी गीत नहीं गा सकते, आप गज़ल नहीं सुना सकते। बगावत का तेवर, विद्रोह का तेवर, तानाशाही के खिलाफ बोलने का तेवर, एक आक्रोश अपने आप स्वाभाविक रूप से ले आता है। शिक्षा अगर आपके सामने कलम पकड़ करके आप यहाँ तक पहुँचे और आप देख रहे हैं कि उस कलम को बदला जा रहा है, छेड़ा जा रहा है, बेचा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, तो जो दर्द होता है ना, दर्द की अभिव्यक्ति गीतों में नहीं हो सकती। वो हो सकती है, मतलब उसका तरीका अलग है, लेकिन दर्द फिर छलकता है तो स्वाभाविक रूप से वैसा छलक जाता है। और यूथ उससे, और दोनों चीज़ें, इसलिए मैंने दोनों बातें जोड़ी कि जो बोल रहे कंटेंट, वो कंटेंट लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा है, नौजवानों से जुड़ा है, तो वो उनको छू जाता है। तेवर तो भाई बगावत का रहता ही है। जी, आपकी एक किताब आई थी प्रोफेसर की डायरी, हमने मंगाई है लेकिन उसे पढ़ी नहीं, और पढ़ करके जल्दी आप उसका फीडबैक भी देंगे अपने स्तर पर, जैसे भी आपने किताब मंगाई है। हाँ। ये इंटरव्यू लंबा हो जाएगा, नहीं तो हम लोग फुर्सत में बात करते, चुनाव का माहौल है। मैं इसलिए नाराज़ कतई नहीं हूँ कि आप नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की बात कवर कर रहे हैं। इसके बाद जरूर पढ़िएगा, फिर हम लोग बातचीत करेंगे। मैंने मंगाई है पढ़ने के लिए। इसलिए आप मंगाने पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब आप मंगा लेंगे, किताब पढ़ लेंगे, तो फिर उस पर बात करेंगे। निकाला जाना एक प्रतिरोध था, और आपने इंट्रो बहुत शानदार दिया, क्योंकि आपने कहा कि बहुत सारे लोग विरोध किए, बहुत सारे लोग इसलिए नहीं बोले क्योंकि वो उस सिस्टम में थे, उनका नुकसान हो जाता। मैं किताब जब लिखा, क्योंकि निकालने वाले लोगों ने सोचा कि इसको निकाल देंगे, डरा देंगे, चुप हो जाएगा। हमने भी तय किया कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। भाई मेरे सामने मेरा विश्वविद्यालय बर्बाद किया जा रहा है। मैं जिस विश्वविद्यालय की पैदाइश हूँ उसको तुम भीतर से खोखला कर रहे हो। मैं बोलूँ भी ना, अब 25 साल बाद, 50 साल बाद मेरी अगली पीढ़ी जब मुझसे पूछेगी कि तुम उस समय उस विश्वविद्यालय में थे जब उसको भीतर से बर्बाद किया जा रहा, तुम क्या कर रहे थे? खंडहर बने विश्वविद्यालयों के इतिहास के बीच से एक प्रोफेसर की डायरी उन्हें उस खंडहर में भी कुछ बोलती हुई नजर आएगी, और आने वाली पीढ़ियों को बताएगी कि एक प्रोफेसर था जो अपना सब कुछ लुटा देने के बाद भी सच बोल कर गया। जाकिर हुसैन कॉलेज में प्रोफेसर हैं विजयन चौहान सर। हाँ, और आपके अच्छे, बहुत अच्छे हमारे मित्र भी हैं, आज भी हैं, और एक तरह से गुरु भी रहे हैं। और यूपीएससी के जो एस्पिरेंट होंगे, अगर जो इच्छा रखते होंगे तो वो लोग देखते हैं, वो इंटरव्यू लेते भी हैं, मॉक इंटरव्यू लेते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि आपको वहाँ होना चाहिए था, और ये आपको वहाँ से निकाला जाना एक दुखदाई है। एक ऐसे प्रोफेसर को वहाँ होना चाहिए था। ये प्रेम है। मतलब डॉक्टर विजेंद्र सिंह चौहान हमारे कलीग रहे। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं पिछले 13-14 साल उनके साथ काम किया हूँ। एक बहुत करीबी रिश्ता, बहुत कुछ सीखा है उनसे।
और ऐसे तमाम और लोग हैं, और विश्वविद्यालय में तमाम लोग हैं जो मेरे निकाले जाने पर रोए, परेशान हुए, विरोध किया, बोले। लेकिन फिर भी क्या करेंगे, विश्वविद्यालय में तो मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे लोग वहाँ चले गए हैं, जैसे मतलब विश्वविद्यालय बर्बाद हो जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ तो लोगों को लगेगा अच्छा तुम रहते तो बच जाता, तुम्हारी नौकरी चली गई तो तुम करो सब बर्बाद हो जाएगा। ऐसा नहीं है, नए भारत का नया विश्वविद्यालय नहीं बनाया जा रहा है, बना रहे, अब उसमें हवन हो रहा है, गोबर वहीं पर है, गौशाला खुल रही है। जिस दिन 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, विश्वविद्यालय दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर के फेसबुक पेजेस पर चले जाइए, पूरे विश्वविद्यालय के शोधार्थी प्रोफेसर ऐसे नाच रहे थे जैसे लग रहा है किसी पार्टी के मेंबर बने। मेंबर पहले भी हुआ करते थे, विश्वविद्यालय को एक रंग में, एक विचारधारा में कभी नहीं रंगा गया, इसलिए वहाँ हर रंग के लोगों को होना चाहिए। तो जब मैं अपने घर पे मैं अपने रूम पे आया, तो आज रहते हैं इलाहाबाद में, तो फिर से इलाहाबाद निकल गया, लेकिन उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। तो देखा कि टेबल पे रखी हुई है आपकी किताब, मेरा भाई मैं रखा हुआ है हमसे पहले। ऐसे तमाम लोगों को मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और दोस्त, मैं आपको बताऊँ कि पिछले कई दशकों में हिंदी में इस तरह की किताब नहीं आई थी जो एक महीने में 5 एडिशन आई हो, 30 से 35-40 हज़ार बिक गई हो। बाद में लोगों ने बहुत तरह की साजिशें कर दी उस किताब को कमज़ोर करने के लिए, साजिशें करते रहते हैं लोग, लेकिन आज की तारीख में वो लगभग 50,000 किताबें पढ़ी जा चुकी हैं। लोगों ने मेल किए, लोगों ने फ़ोन किए, ये तक बोला कि सर हम जो नहीं बोल सकते ना वो आपने बोल दिया, हमारा शुक्रिया रखिएगा अपने पास, आपको हिम्मत मिलेगी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कहते हैं कि अब आप स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्रता के आपको मिली है, तो इस नए स्वतंत्रता को आप किस रूप से देखते हैं, और आपके आगे का जो कैरियर है उसको आप कहाँ ले जाने की जो आपके थॉट प्रोसेस होगा? अखिलेश यादव जी जैसे नेता, आप उनकी राजनीति से बातचीत कर सकते हैं, क्या है क्या नहीं है। उस शख्सियत से आप आज तक, मैं मतलब आपसे दावे से कहूँ, उनके आज तक के राजनीतिक करियर में कोई एक ऐसी बात आप नहीं पाएंगे जिससे आप उनके खिलाफ हो जाएं। पॉलिटिकली हो सकते हैं, राजनीति में तो कोई भी किसी के खिलाफ और समर्थन में हो सकता है, लेकिन एक शख्सियत जो होती है, उन्होंने कभी नफरत नहीं बोई इस समाज में, उन्होंने कभी झूठ उस तरह से नहीं बोला। राजनीति सब करते हैं, सब किया। और विचारधारा में आज जब वो पीडीए की बात करते हैं, जब वो बाबा साहब अम्बेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को जोड़ करके सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, जब वो संविधान बचाने की बात करते हैं, अपने आप मुझे लगा कि यार ये वो जगह जहाँ जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं, तो एक रिश्ता बन गया। और आज की तारीख में वो रिश्ता राहुल गांधी से भी बना हुआ है, तेजस्वी यादव से बना हुआ है, क्योंकि यहाँ विचारधारा का एक रिश्ता है। बाकी अखिलेश जी से इसलिए और ज़्यादा करीबी हो गई कि ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने हम जैसे लोगों को और करीब रखा, और व्यक्तिगत रिश्ता भी रहा, और मैं यूपी का रहने वाला भी हूँ, तो एक रिश्ता है। राजनीतिक रूप से अभी अपना करियर क्या होगा, हाँ मैं राजनीति कर रहा हूँ। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि अगर आप राजनीति करेंगे नहीं तो राजनीति के शिकार होंगे। मैं शिकार नहीं होना चाहता, इसलिए राजनीति कर रहा हूँ। चुनाव आज तक अभी कोई लड़ा नहीं है, लड़ने से कोई परहेज नहीं है, लेकिन आगे एक सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहूँगा, ताकि दुनिया कुछ खूबसूरत बने, बेहतर बने, मोहब्बत प्यार वाली बने, तो हम कुछ न कुछ और खोज लेंगे। जिस जनता ने सरकार को पिछले 10 साल चुन रही है, और ये थर्ड टर्म का इलेक्शन है बीजेपी की, अगर कंटिन्यूसली बात करूँ तो 14, 19 फिर अभी 24 है, तो उस सरकार में और जो कामकाज में कुछ तो छाई रही होगी, इसको जनता बाबा पसंद कर रही है, नहीं, भारी मैंडेट से। निश्चित रूप से मतलब कोई भी सरकार जब बनती है तो उस सरकार के बनने में जनता ही तो बनाती है, इसलिए जनता बन गई, वो सरकार चली भी, इसमें कोई किसी को ऐतराज भी नहीं है। लोकतंत्र का मतलब ही यही है। अब 10 साल बाद जनता खुद अगर पूछे, जैसे पिछले चुनाव को आप ऐसे ना देखें, मैं आपसे कहूं कि 14 में जो सपने दिखाए गए थे वो 19 तक नहीं पूरे हो पाए, जबकि कहा यह गया था कि उन्हें 60 साल दिया, हमें केवल 60 महीने दे दो, लेकिन 60 महीने में एक काम नहीं हुआ जो गिनाया जा सके। अचानक पुलवामा हुआ जिसकी जांच आज तक नहीं हुई, और प्रधानमंत्री ने कहा कि एक वोट देश के नाम। 19 के चुनाव की फिजा बदल गई, ये नहीं होना चाहिए था। सरकार पे हम किसी अगर 5 अच्छे कामों की बात करें, मेरे पास 5 एक भी काम अच्छे नहीं है उनके पास गिनाने के लिए। और 10 साल बाद तो मैं चाहता था कि मेरे देश का प्रधानमंत्री 10 साल बाद इतने बड़े नेता, इतने सम्मानित नेता, इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सब उनकी इज्जत करते हैं। मुझे खुशी होती कि 2024 के चुनाव में वो अपने 5 काम गिना देते, वो चुनाव लड़ते अपने काम पर। वो मछली, मंगलसूत्र, मटन, भैंस खोल ले जाएंगे, राम मंदिर पे ताला लगवा देंगे, ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। युवाओं में पॉपुलर है, और युवाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में फौज में जाने की बहुत
अलग रहती है। सुबह बिल्कुल। शाम आपको ग्राउंड पे तैयारी करते हुए युवा दिख जाएंगे, जिनकी एज 16 से 22-20 साल तक है। अग्निवीर योजना का सबसे बड़ा एक डिमेरिट्स जो एक फीडबैक मिलता है, इंस्टेंट फीडबैक, कि भर्ती होने के बाद भी 4 साल तक शादी नहीं ग्रामीण भाषा में कहे तो तिलकरू नहीं तिलकारू नहीं आ रहा। अरे कि जब तक ब्याह शादी होगा तब तक रिटायर हो जाएगा। और 74 साल का आदमी का एक मौका वंस मोर। अच्छा काम किया प्रधानमंत्री जी ने, जैसे इतने आवारा पशु घूम रहे, किसान बदहाल है, शिक्षा नहीं मिल रही है, नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, और सब लोग अपने अपने काम में बिजी हो गए हैं। धर्म के नाम पर उत्तेजना फैल गई है समाज में, थोड़ा समाज हिंसक होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये काम नहीं करना अग्निवीर चाहिए। योजना के बारे में मेरा आपसे सवाल था कि क्या ये सरकार के लिए गले की हड्डी बन चुका है, कि जैसे उन्होंने प्रमोट किया था उसको, क्या उसको सक्सेस रेट उस हिसाब से नहीं, मुझे लग रहा है कि सेना के लोग खुद उसका विरोध कर रहे थे। ये सेना से पूछ करके अग्निवीर योजना नहीं लाई थी। जैसे किसानों से बातचीत करके किसान कानून नहीं बदले गए, शिक्षकों से, प्रोफेसरों और विद्यार्थियों से बात करके नई शिक्षा नीति नहीं बनी। वो अगर बनती तो डिबेट होती ना संसद में, वो नहीं हुई। बिना डिबेट के एजुकेशन पॉलिसी बन गई, बिना डिबेट के अच्छे से किसानों के कानून पास कर दिए गए। वैसे ही बिना सेना से बात किए अग्निवीर। और कौन नौजवान ये चाहेगा कि वो अमित शाह का बेटा जय शाह होगा तो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा, जिसको बैट बल्ला पकड़ने नहीं आता। वो बेचारा चलता है तो ऐसा लगता है कि यार थोड़ा इसको अभी और ट्रेनिंग की जरूरत है। बोलता है अंग्रेजी तो ऐसा कौन सी काबिलियत देख करके आपने दुनिया के सबसे अमीर अरबपति संस्थान का चेयरमैन बना रखा है, क्योंकि वो अमित शाह का बेटा है। अब बाकी किसान का बेटा, गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा अग्निवीर बनेगा, तो ये साहब देश की जनता कभी नहीं है। कभी क्या है कि वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर, इसी तरह वंस अ प्रोफेसर ऑलवेज अ प्रोफेसर। प्रोफेसर ही मेरे नस्ल में है, और मैं जनता ने मुझे प्रोफेसर बना दिया। और मैंने अपनी किताब के नाम में जब ये लिखा तो मैंने जानबूझकर ये लिखा कि ये जनता ने जो हमें तमगा दिया है, इसे मैं एक तमगे की तरह, क्योंकि सरकार ने जो निकाला वो भी मेरे लिए बैज ऑफ ऑनर है। ऐसी सरकार अगर निकालती नहीं नौकरी से तो मेरी काम पर शंका होती। वैसे ये प्रोफेसरी मेरे लिए बैज है, और मैं इसे सेलिब्रेट करता हूँ। और सीखने और सिखाने की, कलम और किताब का ये रिश्ता ताउम्र बना रहेगा। कलम बचाने के लिए और किताब के लिए हम इस प्रोफेसरी को ताउम्र सहेजे रखें। आखिरी सवाल, जब आप अगली बार इंटरव्यू देंगे, हमारे साथ बातचीत होगी हमारी आपकी, तो आपका इंट्रो हम एज ए प्रोफेसर कराएं या फिर एज ए लीडर करें? दोनों रहेगा। प्रोफेसर भी अपने आप में एक राजनेता होता है, और राजनेताओं को प्रोफेसर जैसा भी होना चाहिए। चलिए, अभी ये राजनीतिक दौरे पे हैं, क्षेत्र में जो उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है उसको निभा रहे हैं। हालांकि जिम्मेदारी केवल ये मैंने अपने से ली है कि संविधान बचाने के लिए काम करो। मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं हूँ, ये मैं अपनी भूमिका निभा रहा अगली हूँ। बार होगी तो पूरी बातचीत की जाएगी, बिल्कुल आराम से। किताब पे बातचीत की जाएगी। किताब पढ़ के आए, किताब पर बात हो, और आपके सभी दर्शकों का बहुत शुक्रिया, और बहुत प्यारी बातचीत है यार। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू।